हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी में। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपके सामने। आज का हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी औसत रूप से प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी औसत रूप से प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए 1.94 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 2 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 3 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 4 किलो कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1.94 किलो कैलोरी। अगला सवाल, उप अपसौर की स्थिति कब होती है। अपसौर की स्थिति कब होती है। ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 4 जुलाई। जब सूर्य पृथ्वी से इसकी अधिकतम दूरी पर स्थित होता है। 3 जनवरी को उपसौर बनता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। अगला सवाल, उपसौर की स्थिति कब बनती है। उपसौर की स्थिति कब बनती है। ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, इसको कहते हैं उपसौर। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता का कारण है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता का कारक है। ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ऑप्शन बी सूर्य की किरणों की नति कोण, ऑप्शन सी दिन की अवधि, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है, सूर्य उदय एवं अस्त के समय लाल व आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल व आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है, सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में, ऑप्शन डी शीतोष्ण घास के मैदानों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में। सूर्य लंबवत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहता है, लेकिन वहाँ पे बादलों की अधिकता के कारण सूर्य ताप पृथ्वी कम प्राप्त करती है, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बादलों की कमी के कारण ज़्यादा तापमान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में निकलती है। ऑप्शन ए लघु तरंगें, ऑप्शन बी दीर्घ तरंगें, ऑप्शन सी मध्यम तरंगें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ तरंगें। इसको दूसरे शब्दों में पार्थिव तरंगें भी कहा जाता है। अगला सवाल, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस तरंग के रूप में पृथ्वी पर आती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस तरंग के रूप में पृथ्वी पर आती है। ऑप्शन ए लघु तरंगें, ऑप्शन बी दीर्घ तरंगें, ऑप्शन सी मध्यम तरंगें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लघु तरंगें। सूर्य से जब किरण निकलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है तो पृथ्वी उसको लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। अगला सवाल, सूर्य से आने वाले ऊर्जा का बादलों द्वारा परावर्तित कितना प्रतिशत होता है।
सूर्य से आने वाले ऊर्जा का बादलों द्वारा परावर्तित प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 27%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 14%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 27%। 6% अंतरिक्ष में वायुमंडल से प्रकीर्ण हो जाता है, अंतरिक्ष में प्रकीर्ण हो जाता है, और 2% पृथ्वी पर उपस्थित हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तित हो जाता है, और 14% वायुमंडल अपने द्वारा अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न, तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी है? तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी है? ऑप्शन ए 5 डिग्री, ऑप्शन बी 6.5 डिग्री, ऑप्शन सी 6 डिग्री, ऑप्शन डी 7 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6.5 डिग्री। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री का गिरावट आती है, इसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। तापमान व्युत्क्रमण की दशा है। तापमान की व्युत्क्रमण की दशाएं आदर्श दशा है। ऑप्शन ए सर्दियों की मेघविहीन लंबी रात, बी शांत वायु, ऑप्शन सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ये और ब दोनों। जब ऊंचाई के साथ तापमान में व्युत्क्रमणता, मतलब तापमान माइनस की जगह प्लस होने लगता है, तो इसको कहते हैं तापमान व्युत्क्रमणता। इसमें आदर्श दशा है सर्दियों की मेघविहीन रातें और शांत वायु। आज का अगला सवाल, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है? निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन डी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा भी कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य सीधा चमकता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबे होते हैं? निम्नलिखित किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबे होते हैं? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी नागपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। जो शहर विषुवत रेखा के ज़्यादा निकट होगा वहाँ पे दिनों की लंबाई ज़्यादा होगी, और जो शहर विषुवत रेखा से दूर यानी ध्रुवों की ओर होगा तो उस शहर की दिनों की जो समय होता वो घटता जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? ऑप्शन ए लघु तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरणों से, ऑप्शन बी दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरणों से, ऑप्शन सी परावर्तित सौर विकिरणों से, ऑप्शन डी प्रकीर्णित सौर विकिरणों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरण से। जब वायु के द्वारा पृथ्वी सौर ऊर्जा ग्रहण करती है, उसके बाद में वो एक गर्म सौर का पिंड बन जाती है, और उसके बाद में वो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा को छोड़ती है, तब वो मतलब वायुमंडल उसको प्राप्त करते हैं। अगला सवाल, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 MB है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? यदि धरातल पर वायुदाब 1000 MB है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? ऑप्शन ए 700
MB, ऑप्शन बी 900 MB, ऑप्शन सी 1100 MB, ऑप्शन डी 1300 MB। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 900 MB। प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की दर से वायुदाब घटता है, इसलिए 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 100 MB वायुदाब घटेगा। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा वायुदाब रहेगा वो 900 MB या 900 मिलीबार रहेगा। अगला सवाल, समुद्र तल का औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल का औसत वायुदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 1015 MB, ऑप्शन बी 1013.2 MB, ऑप्शन सी 1000 MB, ऑप्शन डी 1020 MB। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1013.2 MB। मतलब समुद्र पर तल पर औसतन 1013.2 मिलीबार वायुदाब रहता है। अगला सवाल, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों के प्रभाव हैं। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनों के प्रभाव हैं। ऑप्शन ए दाब प्रवणता, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी कॉर्नलियस बल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दाब प्रवणता। जब वायुमंडल में दाब प्रवणता अधिक अलग अलग होगी तो वायु की गति भी पवनों की गति भी तेज होगी। दाब प्रवणता या समताप रेखाएं जितनी पास पास होगी उतनी ही वायु की गति तेज होगी, और समताप रेखा जितनी दूर दूर होगी वायु की गति उतनी ही कम रहेगी। अगला सवाल, कोरियोलिस बल की सर्वाधिक उपस्थिति कहाँ होती है? कोरियोलिस बल की सर्वाधिक उपस्थिति कहाँ होती है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ध्रुवों पर। जो जो ध्रुवों की ओर जाए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कोरियोलिस बल की प्रभाव ज़्यादा होता जाएगा, और विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव 0 होता है। अगला सवाल, हेनले कोस्ट स्थित है। हेनले कोस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए 0 डिग्री से 5 डिग्री दोनों गोलार्धों में, ऑप्शन बी 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में, ऑप्शन सी 35 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्ध में, ऑप्शन डी 65 डिग्री से 90 डिग्री दोनों गोलार्ध में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में हेनले कोस्ट स्थित है। 0 से 5 डिग्री के दोनों गोलार्धों के बीच में डोल्ड्रम है, जहाँ पे वातावरण शांत रहता है। 35 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों के बीच में फेरल कोस्ट के रूप में जाना जाता है, और 65 से 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय कोस्ट के रूप में या ध्रुवीय कोस्ट के रूप में जाना जाता है। आज का 20वां और अंतिम सवाल, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्राय कहाँ होता है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्राय कहाँ होता है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।